गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं मेरे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से सेक्शन 3 एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स। इस सेक्शन से हम लोग अपने टेक्स्ट बुक का फाइनल चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि आज जो हम लोग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं अपने आसपास, आज आप जो भी बुक्स देख रहे हो, मैगजीन्स देख रहे हैं, जर्नल, न्यूज़पेपर, डायरी, ऑटोबायोग्राफी, प्रोग्राम्स, ऑफिशियल सर्कुलर्स, कैलेंडर्स, डायरी, एडवर्टीजमेंट पोस्टर्स, सिनेमा पोस्टर्स, ये जो भी चीज़ें हम अपने आसपास में देख रहे हैं, ये किस तरीके से डेवलप हुई, कैसे प्रिंटिंग ने दुनिया को प्रभावित किया है, किस तरीके से प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी दुनिया भर में पॉपुलर हुई, कैसे आज हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि हम बिना प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के एक वर्ल्ड को इमेजिन कर सकें। So in this chapter we are going to understand the development of print. We will understand how printing popularized since the beginning in East Asia to Europe and India. Okay, हम लोग ना इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि ये जो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है ना, वो ईस्ट एशिया की तरफ डेवलप हुई है। ईस्ट एशिया में मेनली 3 कंट्री हम लोग देखते चलते हैं, तो चाइना, कोरिया और जापान। यहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग से पॉपुलर हुई है और उसके बाद कैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूरोप में या चाइना में ट्रैवल किया और पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई है। ठीक है ना, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस चैप्टर के ना पहले ही पेज पे देखोगे फिगर 1 में, तो आप यहाँ पे देखते हैं ना, ये 1595 की पिक्चर है जिसमें हम लोग इसके पेंट हैं, उनका नाम है अखलाक नसीरी, और ये ना एक रॉयल कोर्ट की पिक्चर को डिपिक्ट कर रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बोले जा रहे हैं, कुछ वर्ड्स बोले जा रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है और लिखा जा रहा है। द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड इलिस्ट्रेटिंग बाई हैंड वाज इम्पॉर्टेंट इन द एज बिफोर प्रिंट, यानी जब प्रिंट की टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं हुई थी, जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो भी बोलना और लिखना एग्जिस्ट करता था। ठीक है ना, इंडिया में बाद में प्रिंटिंग प्रेस आता है। तो हम लोग इस चैप्टर में ये समझने वाले हैं कि प्रिंटिंग या आज जो भी हम लोग रिटन फॉर्म में देख रहे हैं वो किस तरीके से पॉपुलराइज हुए हैं, इसका हमें इंडिकेशन फिगर 1 से मिलता है। ठीक है ना, हम लोग ना बात करने वाले हैं टॉपिक 1, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रिंटिंग की शुरुआत है ना, वो चाइना से हुई है, कैसे चाइना में प्रिंटिंग पॉपुलर हुआ और कैसे आगे चल के ये चाइना से जापान गया या और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गया है। सो द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। ओके, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग स्टार्टेड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। हम लोगों ने अभी बात किया है कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रिंटिंग के सबसे स्टार्टिंग वाले फेज की बात करते हैं, सबसे पुराने या पहले तरीके की बात करते हैं, तो ये चाइना, कोरिया और जापान में डेवलप हुआ है। इस टाइम पे ना प्रिंटिंग मैनुअली होती थी, हाथों से होती थी। ठीक है ना, सो अर्लियर प्रिंटिंग वाज डन मैनुअली इन दीज पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया। ये 594 ईस्वी के बाद से चाइना में ना वुड ब्लॉक्स पे पेंटिंग होना स्टार्ट हुआ। देखिए वुड ब्लॉक्स पे क्या होता था ना, कि लकड़ी पे ये खांचे तैयार करके प्रिंटिंग की जाती थी। लकड़ी के सर देखोगे आप, ये इमेज देख सकते हो, तो इस तरीके से वुड ब्लॉक्स होते थे, लकड़ियों के ब्लॉक होते थे, उनको स्क्रैच किया जाता था और इंक सरफेस यूज करके प्रिंट किया जा रहा था। ठीक है ना, सो फ्रॉम 594 एडी प्रिंटिंग बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द inked surface of wood blocks started in China। देखिए चाइना में प्रिंटिंग ना आगे जाके और ज़्यादा पॉपुलर होता है, बहुत पॉपुलर होता है, लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे कि इस तरह में आप देखते हो ना, वुड ब्लॉक्स के कारण क्या होता है, उसे फोल्ड करना मुश्किल होता था। तो धीरे धीरे चाइना में ना वैसे प्रिंट किए जाने लगे, जो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो कि ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये फोल्ड किए जा सकते हैं। दिस बुक्स कैन बी फोल्डेड, इन्हें आपस में ऐसे स्टिच किया जाता कि इन्हें अपने कंफर्ट के हिसाब से फोल्ड किया जा सकता था, इनके दोनों तरफ फोल्ड किया जा सकता था। इसलिए मतलब ये जो बुक है ना, ऐसे बुक को बोला जाता है एकॉर्डियन बुक। 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज एकॉर्डियन बुक, तो हम कह सकते हैं एकॉर्डियन बुक वाज स्टिच्ड एंड फोल्डेबल प्रिंटेड बुक। कंफर्टेबल ज़्यादा था यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे जाके चाइना में एकॉर्डियन बुक भी पॉपुलराइज होता है। और वैसे लोग ना जो
बहुत अच्छे तरीके से प्रिंट में लिख पाते थे, जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती थी, जो प्रिंटिंग में बहुत अच्छे तरीके से, स्किल्ड तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से लिखते थे, तो उनकी काफ़ी डिमांड थी उस टाइम पे। और ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, कॉलीग्राफी, कॉलीग्राफी क्या होता है कि आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कॉलीग्राफी इज एन आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, जो बहुत सुंदर लिखावट करते हैं ना, उसे कॉलीग्राफी, उस आर्ट को कॉलीग्राफी बोलते हैं। और जो लोग इस आर्ट में एक्सपर्ट होते हैं उसको हम लोग कॉलीग्राफर बोलते हैं। तो इस टाइम पे चाइना में कॉलीग्राफर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि चाइना में प्रिंटिंग पॉपुलर होने के और क्या रीजन थे। तो देखिए, चाइना में ना, स्टार्टिंग से ही बात करते हैं एंशिएंट टाइम से, तो चाइनीज एम्पायर काफ़ी बड़ा एम्पायर था। और वहाँ का जो ब्यूरोक्रेट्स के सिस्टम थे, यानी जो किंग है उनके अंडर में जो हाई रैंक्ड ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेट सिस्टम था। और चाइना में इस टाइम पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे ना, उन्हें गवर्नमेंट ना रिक्रूट करती थी सिविल सर्विस के एग्जाम के थ्रू। जैसे आज हमारे यहाँ पे आईएएस आईपीएस के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, वैसा एग्जाम होता था ब्यूरोक्रेट्स के लिए। और उन एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स या एप्लीकेंट्स को प्रिपरेशन के लिए बुक प्रिंट किए जाते थे। और ये जो बुक प्रिंट किए जाते थे ना, ये स्टेट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंटिंग करवाए जाते थे, ठीक है ना। सो इट हैड a huge chain of bureaucrats, and bureaucrats were recruited through civil service examination. In order to ensure their preparation, books were printed by the government. तो इस कारण से देखिए, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते थे, बहुत ज़्यादा ऐसे एग्ज़ाम होते थे, तो प्रिंटिंग भी इसके कारण बहुत ज़्यादा होगा चाइना में। तो ये चीज़ हम लोग समझ रहे हैं। द इम्पीरियल स्टेट ऑफ चाइना वाज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। द स्टेट हैज ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एंड ब्यूरोक्रेट्स वर रिक्रूटेड थ्रू सिविल एग्जाम्स। टेक्स्ट बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ दीज एग्जाम्स वर प्रिंटेड बाय द स्टेट। 16th सेंचुरी से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो ये एग्जामिनेशन के एप्लीकेंट है, कैंडिडेट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते गए। और जब वो बढ़ेंगे तो वहाँ पे उनके लिए बुक भी ज़्यादा पब्लिश करना होगा, बुक भी ज़्यादा प्रिंट करना होगा, और इस तरीके से प्रिंटिंग वहाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगी। फिर हम लोग देखते हैं चाइना में ही, ये हम लोग बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी के हिसाब से। देखिए, 17th सेंचुरी के बाद से 17th सेंचुरी आते आते चाइना में अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, नए नए शहर डेवलप हुए। अब देखिए, जब शहर अर्बनाइजेशन होगा तो ट्रेडिंग ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा होंगे। तो पहले जहाँ पे प्रिंटिंग जो स्कॉलर्स थे, एलीट क्लास के लोग थे, उनके लिए यूजफुल था, अब प्रिंटिंग नॉर्मल लोगों के लिए यूजफुल होने लगा। जैसे जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अपने ट्रेड के जो भी ट्रांजेक्शन होते थे, लेन देन होते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे। डेली का जो हिसाब किताब है वो उनको रिकॉर्ड करने लगे। तो अब क्या है ना कि ये जो प्रिंटिंग है या रीडिंग है या बुक की बात करते हैं, तो ये सिर्फ स्कॉलर्स तक ही सीमित नहीं रहा, इसका एक्सपेंशन होता है। शहर जैसे जैसे डेवलप होंगे, रीडरशिप की आदत लोगों में डेवलप हुई, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है ना। बाय 17th century, urban culture developed in China and printing was no more for scholars, but it was useful for traders and ordinary people too. रीडिंग बिकेम अ लीजर एक्टिविटी, लोगों को पढ़ने का शौक लगा, लोग ना अपने पास टाइम में, खाली समय में पढ़ना पसंद करते थे। और वहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि लोगों के पढ़ने का जो जो भी चीज़ें वो पसंद करते थे, तो जब प्रिंटिंग होती थी तो उसमें ना फिक्शनल स्टोरी, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफी हो सकता है, वो काफ़ी पसंद करते थे। एंथोलॉजी ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस, एंथोलॉजी की अगर हम बात करते हैं ना, तो एंथोलॉजी का मतलब होता है कि एक ही सब्जेक्ट पे जब अलग अलग राइटर्स अपने व्यूज लिखते हैं, उसको हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। जैसे हम अपने यहाँ इंडिया की बात करते हैं कि प्रेमचंद के किसी नॉवल पे बहुत लोगों ने लिखा, या कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, विलियम शेक्सपियर का नाटक है, ये सब लिटरेरी मास्टरपीस है। अब इनके ऊपर 10, 20, 50, 25 जितने भी राइटर्स हो, अलग अलग राइटर अपने व्यूज लिखते हैं, अपनी किताब लिखते हैं, तो वो कहलाएगा एंथोलॉजी। तो जो चाइनीज लिटरेचर है उनके ऊपर जो एंथोलॉजी लिखे गए, रोमांटिक नाटक, ये सब वहाँ के जो चाइनीज रीडर्स थे, जो अर्बन चाइना के रीडर्स थे, वो काफ़ी पसंद कर रहे थे। और चाइना के जो एलिट क्लास की वुमेन है, अमीर औरतें हैं, उनको भी पढ़ने का शौक जगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं ना कि वाइफ्स ऑफ स्कॉलर्स, ऑफिसर्स पब्लिश्ड देयर वर्क्स एंड कोर्टिसंस रोट अबाउट देयर लाइफ्स। जो कोर्ट में काम करने वाले वर्कर्स होते, वो
ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, वो भी अपने कोर्ट के एक्सपीरियंस को, अपने एक्सपीरियंस को राइट करते थे। जो एलिट क्लास की वुमेन होती थी, वो अपने लाइफ के बारे में, अपने एक्सपेक्टेशन के बारे में, अपने शौक को पोएट्री में, स्टोरी में लिखना उन्होंने स्टार्ट किया। हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि चाइना में लिखने का, रीडिंग और राइटिंग का क्रेज बढ़ता जाएगा। जब रीडिंग और राइटिंग का क्रेज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रिंटिंग भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि चाइना में अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से प्रिंट हो रहा है, और ये जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है ना, ये और ज़्यादा पॉपुलर होता है, और स्पीड होगा, और स्पीड अप होगा जब चाइना में बेस्ट से इम्पोर्टेड मशीन वहाँ पे प्रिंटिंग के लिए यूज किए जाएंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी प्रिंटिंग के लिए। तो इस तरीके से चाइना में हम देखेंगे कि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीन्स वेस्ट से, यूरोप से, वेस्ट मतलब यूरोप समझेंगे, यूरोप से चाइना में इंपोर्ट किए जाने लगे, तो प्रिंटिंग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, प्रिंटिंग का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और जब वेस्टर्न टेक्नोलॉजी चाइना आती है, उसके बाद हम देखेंगे तो संघाई एक बहुत बड़ा हब बन गया प्रिंटिंग का चाइना में। संघाई बिकम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। यहाँ पे संघाई में ना वेस्टर्न स्टाइल के जो स्कूल्स थे, वेस्टर्न स्टाइल के प्रिंटिंग के स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा खुलने लगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले जो हाथ से प्रिंटिंग हो रही थी चाइना में, अब वो ग्रेजुअली मशीन के द्वारा यूज किए जाने लगे। तो हम लोगों ने द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स में प्रिंटिंग, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट इन चाइना को डिस्कस किया है, ठीक है ना। और इसी चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए ले चलते हैं जापान की तरफ, कि जापान में कैसे प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ। देखिए जापान में ना प्रिंटिंग जो आप देखोगे, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो जो चाइना से जो बुद्धिस्ट मिशनरीज जापान में गए बुद्ध धर्म का प्रचार करने, तो वो अपने साथ जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लेके गए। वहाँ उन स्क्रिप्चर्स ने, उन टेक्स्ट ने जापान में प्रिंटिंग को डेवलप करने में अपना रोल निभाया, कंट्रीब्यूट किया, ठीक है ना। So Buddhist missionary from China introduced hand printing technology to Japan around 768 to 770 AD। 768 से 770 ईस्वी के दौरान हम देखते हैं कि चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरी थे वो जापान जाते हैं, और अपने साथ जो वो बुद्धिस्ट लिपियां लेके जाते हैं, वो जापान में हैंड प्रिंटिंग को स्टार्ट करने का काम करता है। जो जापान की सबसे पहली प्रिंटेड बुक है, आप याद रखेंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन ये भी बनता है। जापान का जो सबसे पॉपुलर या सबसे फर्स्ट प्रिंटिंग बुक है वो है द डायमंड सूत्रा। द डायमंड सूत्रा वाज अ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है डायमंड सूत्रा। इसके 6 सीट थे, ठीक है ना, और इस पे ना वुडकट इलस्ट्रेशन यूज किए गए थे, टेक्स्ट लिखे गए थे। तो इतना ज़्यादा हमें नहीं जाना, बस एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, व्हाट वाज द डायमंड सूत्रा और नेम द फर्स्ट जापानीज प्रिंटेड बुक, ठीक है ना। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि द डायमंड सूत्रा वाज द फर्स्ट प्रिंटेड जापानीज बुक विच कंटेन्ड 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुडकट इलस्ट्रेशन। Later we noticed that pictures were printed on textile, playing card and paper money। जापान में ना प्रिंट के बाद हम लोग देखेंगे तो विजुअल चीज़ों में ना पिक्चर्स काफ़ी प्रिंट हो रहे थे, जो कपड़ों पे हो रहे थे, ताश के पत्तों पे हो रहे थे, और जो पेपर मनी है उन पे हो रहे थे। प्रिंटिंग जापान में बहुत, देखो आप अगर वैसे देखोगे ना आप लोग, तो जापान या चाइना या कोरिया की जो स्क्रिप्ट है ना, वो भी पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट है। जैसे हम लोगों को जो स्क्रिप्ट है वो टेक्स्ट वाला है, लेकिन यहाँ पे आप स्क्रिप्ट देखोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट है इन लोगों का। हर वर्ड के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है। आप ये फिगर 2 में ही देख लो ना, अ पेज फ्रॉम द डायमंड सूत्रा, तो आप ये जो भी देख रहे हो ये वो टेक्स्ट है, हर वर्ड के लिए एक सिंबल होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हम लोगों के कंपैरिजन में, हमारे स्क्रिप्ट के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा टफ कह सकते हैं आप। हम लोग ना ये नोटिस करेंगे कि जापान में प्रिंटिंग आने के बाद ना विजुअल पेंटिंग या विजुअल आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। सो प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस। पब्लिशिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर होगी विजुअल आर्ट्स के पॉपुलर होने के बाद। यहाँ हम लोग बात करेंगे जापान के एक शहर ईडो की, जिसको आज हम लोग टोक्यो के नाम से जानते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन आप ये भी दिमाग में रखेंगे कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है, ईडो, और ईडो आज किस नाम से जाना जाता है, टोक्यो, ठीक है ना। सो इन द 18th सेंचुरी urbanization at Edo led a Tokyo illustrated collection of
पेंटिंग डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर। जब विजुअल आर्ट्स पॉपुलर हुए टोक्यो में, तो टोक्यो काफ़ी अर्बनाइज शहर था उस टाइम पे, तो पेंटिंग में ना अर्बन कल्चर्स को डिपिक्ट किया जाता था। इस टाइम के पेंटिंग में अर्बन कल्चर को एक्सप्रेस किया जाता था, पोर्ट्रे किया जाता था। ठीक है, यहाँ की जो पेंटिंग आप देखोगे, इस टाइम जो भी आर्टिस्ट जो प्रिंट कर रहे थे, जो भी विजुअल आर्ट्स फॉर्म किए जा रहे थे, ठीक है ना, तो वो मोस्टली अर्बन सेंटर को ही पोर्ट्रे कर रहे थे। जैसे इसी में हम बात करते हैं ना, एक ना पेंटर की बात, एक आर्टिस्ट की बात हम लोग करते हैं और उनके आर्ट फॉर्म की बात करते हैं। तो एक आर्टिस्ट आप देखोगे, उनका नाम है कितागावा उतामारो। आप फिगर 3 देख सकते हैं, ये कितागावा उतामारो एक जापानीज आर्टिस्ट है। ये ना 1753 में टोक्यो में इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो पेंटिंग होती थी ना, एक स्पेशल आर्ट था इनका, उसको हम लोग बोलते हैं उकियो। उकियो एक आर्ट फॉर्म है जिसमें ना आप एक पिक्चर देखो नीचे, आप इस पिक्चर में आप देखोगे ना तो बहुत चीज़ें हो रही है, फ्लोटिंग पिक्चर है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक आदमी विंडो से देख रहा है, बाहर जो बर्फ़ हो रही है उसको एंजॉय कर रहा है, बर्फ़बारी देख रहा है, स्नोफॉल देख रहा है, और उसके घर के भीतर जो वुमेन है ना, वो घर के काम काज कर रही है। तो ये फॉर्म कहलाता है उकियो फॉर्म। उकियो फॉर्म मीन्स इट इज़ एन आर्ट फॉर्म विच पोर्ट्रेट पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। यानी एक साथ बहुत सारी चीज़ों को दिखाते हैं। नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ, हम लोगों की जो लाइफ है, नॉर्मल लाइफ को पोर्ट्रे करते हैं, और नॉर्मल लाइफ की जो एक्टिविटी है उसको पोर्ट्रे किया जाता है। इन उकियो पेंटिंग ऑर्डिनरी पीपल लाइव्स वर एक्सप्रेस्ड। It is an art form which portrayed pictures of the floating world. This form was introduced or developed by Kitagawa Utamaro. कितागावा उतामारो के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग जान लेते हैं, जैपनीज आर्टिस्ट है और इनका जो आर्ट फॉर्म है वो उकियो फॉर्म कहलाता है। उकियो आर्ट फॉर्म का एक एग्जांपल हमारे पास फिगर 4A में है, ये हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ना एक और पिक्चर देखेंगे, फिगर 2B। यहाँ आप देख रहे हो तो त्रिपिटका कोरियाना। त्रिपिटक ना हमें पता है, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है ना। 3 पिटक हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने 6-7 में पढ़ा है। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक, इसी को हम लोग कंबाइंडली 3 पिटक कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो ट्रांसलेशन कोरियन स्क्रिप्चर में हुआ है, ठीक है। इस टाइम पे जो भी स्क्रिप्ट लिखे जाएंगे वो वुड ब्लॉक्स पे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखोगे, ये जब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 80,000 वुड ब्लॉक्स यूज किए गए हैं कोरियन में त्रिपिटक को ट्रांसलेट करने के लिए। और ये ना आज की डेट में यूनेस्को के द्वारा अप्रूव किया गया है, एक हेरिटेज माना गया है दुनिया के लिए। तो अगर आप यहाँ देखोगे ना, त्रिपिटक कोरियाना, it is a Korean collection of Buddhist scripture which belonged to 13th century. It was engraved on about 80,000 wood blocks, and now these were inscribed on the UNESCO Memory of the World Register in 2007. तो ये हम लोग ना टॉपिक 1 में डील कर रहे थे। टॉपिक 1 में हम लोगों ने प्रिंटिंग डेवलपमेंट के प्रोसेस को फॉलो किया है चाइना में, जापान में, कि किस तरीके से चाइना और जापान में प्रिंटिंग डेवलप हुआ है, ठीक है। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और हम लोग ना इस चैप्टर को 5 या 6 वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, एक साथ करने में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाना है, ठीक है ना। तो एक एक टॉपिक करके हम लोग डेली एक टॉपिक करके हम लोग इसको 5 या 6 वीडियो में इसको कवर करते हैं। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, टॉपिक 1 एंड 1.1, यहाँ से आपको 3-4 छोटे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप ये क्वेश्चन और इन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। व्हाट वाज एकॉर्डियन बुक, व्हाट वर द एकॉर्डियन बुक्स, व्हाट इज कैलीग्राफी, हाउ डिड प्रिंटिंग डेवलप इन चाइना, ये हो गया आपका, ठीक है ना। नेम द फर्स्ट जापानीज प्रिंटेड बुक, ये हो गया आपका। Who was Kitagawa Utamaro? ओके, एंड व्हाट इज उकियो, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ना आप ये जो टॉपिक है, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स एंड प्रिंटेड इन जापान, उसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अगले वीडियो में हम लोग डील करेंगे टॉपिक 2 इस चैप्टर का, प्रिंट कम्स टू यूरोप में 2 और 2.1 कवर करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।